कल हमने सेक्शन 176 अच्छे से पढ़ लिया था। सेक्शन 176 बोलता है कि मान लो अगस्त में पता चलता है एक डायरेक्टर है जिसे गलत अपॉइंट कर लिया गया है। अगस्त से पहले उसने जितने भी एक्ट किए हैं वो सारे के सारे एक्ट क्या होंगे, वैलिड। अगस्त के बाद उसने जितने भी काम किए हैं, हालांकि जैसे ही पता चला तो उसे निकाल देना चाहिए था। अगर आपने नहीं निकाला, उसके बाद के जितने भी एक्ट होंगे उसे हम क्या मानेंगे, इनवैलिड। ये हमने पढ़ा था। चलिए इसी को कंटिन्यू करेंगे। हेडिंग देखो क्या लिखा है, रिलेशन ऑफ द कंपनी विद द मेंबर्स एंड आउटसाइडर। यहाँ पे इन्होंने कहा कि कंपनी के रिलेशन की बात करेंगे, किसके साथ, उनके मेंबर्स के साथ और उनके आउटसाइडर्स के साथ। वैलिडेशन ऑफ द एक्ट, क्या लिखा है, अनक्वालिफाइड डायरेक्टर। अभी हम सेक्शन 176 की ही बात कर रहे। अनक्वालिफाइड डायरेक्टर मतलब हमने एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया था और वो डायरेक्टर ने जो कुछ भी उस टाइम पर किया, 4-5 महीने तक जब वो अपॉइंट था उस टाइम पे उसने जो भी काम किया, उस एक्ट को हम क्या मानते हैं, उस एक्ट को हम क्या मानते हैं, वैलिड ही मानते हैं ना, कि कुछ मानते कि नहीं मानते वैलिड। चलो, तो अनक्वालिफाइड डायरेक्टर का जो एक्ट है वो वैलिड रहेगा। इन्होंने कहा कि दो डिफरेंट एंगल से हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, रॉयल ब्रिटिश वाला जो केस था, रॉयल ब्रिटिश वाले केस में क्या हुआ था बताओ जरा। रेजोल्यूशन गलत पास हुआ था। ठीक है, फिर हम इंडोर मैनेजमेंट में जाते। इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है कि भाई आपका इंटरनल है, आउटसाइडर को हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अब एक डायरेक्टर है, उसे अपॉइंट किया है, मुझे गलत तरीके से अपॉइंट किया, अभी ये बात किसी को नहीं पता है। अब मैं जितने भी काम करूंगी, आउटसाइडर तो क्या मान के चलेगा कि भाई आपने सही डायरेक्टर को अपॉइंट किया है। उन्हें क्या पता आपने गलत तरीके से अपॉइंट कर रखा है। तो उनके साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे, वैलिड माने जाएंगे। क्योंकि इंडोर मैनेजमेंट तो साफ बोलता है हम किसको सपोर्ट करते हैं, आउटसाइडर को। क्योंकि आउटसाइडर को नहीं पता आप क्या कर रहे हो अंदर। आप कंपनी के अंदर इस रेजोल्यूशन, इस मीटिंग में क्या आउटसाइडर पता लगा सकता है क्या हो रहा है मीटिंग में, किसने कितने वोट दिए, क्या ये पता लगा सकता है क्या, मुश्किल है उसके लिए ये सारी चीजें। ठीक है, किसने सही साइन किया, किसने गलत साइन किया, क्या ये बाहर का बंदा पता लगा सकता है क्या, नहीं। वो बस क्या देख सकता है, कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल। वो कहां से देख सकता है, एमसे की वेबसाइट से। तो आउटसाइडर जितने भी स्ट्रेंजर्स है, आउटसाइडर है। ठीक है, और एक तरफ क्या है, कंपनी। तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल रहेगी, जैसे कि इन्होंने बोला कि रॉयल ब्रिटिश वाले केस में हुआ था। पहला पॉइंट क्लियर है। चलिए दूसरा, इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इन्होंने कहा कि एक और केस का नाम है, उस केस का बस नाम दे रखा है। देखो याद तो तुम्हें रॉयल ब्रिटिश वाला ही केस रखना है, ठीक है, बस और बहुत सारे केसेस के नाम दे दे के आपको बता रहे कि भैया इस केस में भी ऐसा हुआ था, इस केस में भी ऐसा हुआ था। इस केस में क्या हुआ था, कॉल वर मेड बाय दी अनक्वालिफाइड डायरेक्टर, क्या बोल दिया उन्होंने, हेल्ड वैलिड। अब 4-5 महीने जब उसने काम किया तो काम करते वक्त उसने क्या किया, कॉल कर कर पैसे मंगवाए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मेरे कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, अगर शेयर होल्डर्स हो तो सबने 10-10 रुपए वाला शेयर्स खरीदा है। बचपन से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो भाई, एप्लीकेशन बनी होता है, देन उसके बाद क्या होता है, अलॉटमेंट होता है, देन फर्स्ट कॉल होता है, फाइनल कॉल होता है। तो भैया डायरेक्टर ने कॉल करके पैसे मंगाए, अगर डायरेक्टर ने कॉल करके पैसे मंगाए तो भैया वो काम तो क्या माना जाएगा, वैलिड। भले ही वो अनक्वालिफाइड डायरेक्टर था, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। even if the public document of the company and the facts जो भी इन्होंने कहा है, it is clear that the director was not duly qualified to act। इन्होंने कहा कि भाई अगर कुछ भी हमें कहीं से भी पता चलता है कि भाई आपका जो डायरेक्टर है वो क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें तो हमें बाद में पता चल रही है ना, बाद में अगर कुछ भी पता चलता है उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बस ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। जब पता चला, पता चलने के बाद के सारे एक्ट क्या मान लिए जाएंगे, गलत मान लिए जाएंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेडिंग क्या लिखा है, फॉर्जरी क्या होता है, धोखा, फर्जीवाड़ा, ठीक है। इनकम्पिटेंट एक्ट, समझना। कंपनी के आर्टिकल में, कंपनी के आर्टिकल में पावर दे रखी है, कंपनी के मेमोरेंडम में पावर दे रखी है, ठीक। अब जो पावर दे रखी है कंपनी को उसके हिसाब से काम करना है। एक आउटसाइडर पढ़कर आता है, एक आउटसाइडर पढ़कर आता है और पढ़ के आता है कि भाई क्या क्या काम हो सकता है और क्या क्या काम नहीं हो सकता, ठीक है। अब डायरेक्टर कोई ऐसा काम करता है जो उसके पास पावर ही नहीं है, वापस वापस आर्टिकल में कुछ ऐसी बातें लिखी है जो उसके पास पावर ही नहीं है। अगर उसने ये वाला काम कर दिया तो क्या सेक्शन 176, सेक्शन 176 क्या उसे बचा लेगा, क्या नहीं बचा सकता। सेक्शन 176 क्या बोल रहा है, सेक्शन 176 बोल रहा है डायरेक्टर वो काम कर रहा है जो आर्टिकल में लिखा है, लेकिन हम कह रहे हैं डायरेक्टर ही गलत अपॉइंट हो गया तो इसलिए काम को सही बोल दिया। लेकिन अगर डायरेक्टर ऐसा काम कर रहा है जो आर्टिकल में
लिखा ही नहीं है, तो ये सेक्शन आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और एक बार पढ़ेंगे दिस सेक्शन, किस सेक्शन की बात हो रही है, सेक्शन 176। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई वेयर द एक्ट इटसेल्फ इज नॉट कंपिटेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर ही नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के आर्टिकल में लिखा था, कंपनी इससे रिलेटेड कोई बिजनेस नहीं करेगी, कोई XYZ बिजनेस नहीं करेगी। अब डायरेक्टर ने उससे रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो क्या डायरेक्टर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये बात अलग है, रेटिफाई होगा ये सारी बातें। लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं, सेक्शन 176 का क्या फायदा उठाया जा सकता है, नहीं उठाया जा सकता। सेक्शन 176 बोलता है कि डायरेक्टर सही नहीं है लेकिन काम तो सही है ना। और नॉर्मली हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने एक और पढ़ा है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है, आपके मेमोरेंडम आपके आर्टिकल में नहीं लिखा, एक तो वो काम लिखा नहीं था और डायरेक्टर तुम भी सही नहीं हो, तो हम कह रहे डायरेक्टर को फिर भी सही ट्रीट किया जाएगा उन 5 महीनों के लिए जब तक पता नहीं था, लेकिन पावर तो नहीं थी ना आपके पास, तो इस काम को आप कर सकते हो क्या, तो आपको फायदा उस टाइम पर नहीं मिलेगा अगर आपके पास पावर ही नहीं थी। एग्जाम्पल देके यहाँ पे बताया जा रहा है, एग्जाम्पल में लिखा है कॉम्प्रोमाइज अनपेड कॉल, फोर फीचर समझते बच्चों, क्या होता है फोर फीचर बताओ, कैंसिल करना, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, यही होता है पूरा सिस्टम, ठीक है। मैंने आपसे एप्लीकेशन मनी मंगवा ली, कुछ टाइम बाद क्या मंगवाया, अलॉटमेंट। अब मैं कॉल कर करके परेशान हूँ कि फर्स्ट कॉल दे दो, फाइनल कॉल दे दो, कुछ लोगों ने दे दिया, कुछ 4-5 लोग हैं जिन्होंने नहीं दिया। अब मैं क्या एक्शन लूंगी इनके लिए, फोरफिट करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि आर्टिकल में पावर नहीं थी, आर्टिकल में सारी चीजें लिखी होनी चाहिए, आर्टिकल में पावर नहीं थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, अलाउ कर दिया। डायरेक्टर ने अलाउ कर दिया कि भैया हम क्या कर लेंगे, फोरफिट कर लेंगे, जबकि आर्टिकल में फोरफिट वाली पावर गिवन नहीं थी। तो इन्होंने साफ बोला है कॉम्प्रोमाइजिंग अनपेड कॉल। कॉम्प्रोमाइजिंग अनपेड कॉल मतलब क्या, डायरेक्टर ने क्या बोल दिया, कॉम्प्रो कर लिया कि ठीक है आपका जो बचा बुचा पैसा वो आप मत दीजिए और इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके शेयर्स को क्या कर लेंगे, फोरफिट कर लेंगे। तो डायरेक्टर ने ये काम किया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने केस का बस नाम दे रखा है, पूरी डिटेल नहीं बताई। कहानी कुछ इस तरीके से है, कंपनी के आर्टिकल में पावर थी ही नहीं क्या करने की, फोरफिट करने की। अब डायरेक्टर ने क्या किया, फोरफिट कर दिया, तो इन कामों को हम क्या बोलेंगे, इन कामों को हम बोलेंगे ये काम तो क्या है, अल्ट्रा वायरस है, इनवैलिड है, ये तो काम हो ही नहीं सकते। अब डायरेक्ट ऊपर से इस डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट भी क्या है, गड़बड़ है। तो क्या अब इस सेक्शन का आपको फायदा मिलने वाला है, नहीं। इस सेक्शन का फायदा आपको तब मिलेगा जब डायरेक्टर के पास पावर थी और डायरेक्टर वो काम कर सकता था। हाँ, अब देखो इन्होंने कहा कि भाई क्या ये डिसीजन रेटिफाई हो सकता है, हाँ शेड्यूलर के द्वारा ये डिसीजन रेटिफाई किया जा सकता है, लेकिन 176 का फायदा नहीं उठाएगा। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, समझो, क्या आर्टिकल को चेंज किया जा सकता है, किया जा सकता है, मैं सारे शेल्डर की परमिशन लूंगी और उसे ठीक कर दूंगी। फिर अब इन्होंने कहा कि ये जो सेक्शन है इस सेक्शन का फायदा नहीं उठाया जाएगा, डायरेक्टर की पोजीशन हटा दी जाएगी, बाद में उसे बैकडेट से ठीक कर दिया जाएगा, मेरे को रिमूव कर दिया जाएगा जिसने उसे गलत अपॉइंट किया है, क्योंकि मैंने इसे अलाउ किया था, ठीक है, मुझे हटा दिया जाएगा, इसके बाद इस सारे के सारे काम को ठीक कर दिया जाएगा, रेटिफिकेशन वाला काम हो जाएगा। समझे क्या, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, डायरेक्टर, अभी सेक्शन 176 से चल रहा है, डायरेक्टर इस बात से अवेयर नहीं था, कौन सी बात से, बात फिर से रिपीट की जा रही है, जिस दिन पता चला, जिस दिन पता चला उसके बाद के सारे काम क्या है, इनवैलिड, जब तक पता नहीं था तब तक क्या है, वैलिड। अलग अलग तरीके से एक ही बात कह रहे, अलॉटमेंट फोर फीचर ऑफ द शेयर मेड बाय द डायरेक्टर, अलॉटमेंट करवाया, फोरफिट करने वाला काम कराया, डायरेक्टर ने कराया, उस डायरेक्टर ने करवाया हु कंटिन्यू टू एक्ट इवन आफ्टर दे वर डिस्क्वालिफाइड। मतलब क्या, वो डायरेक्टर क्या था, डिस्क्वालिफाइड था, डिस्क्वालिफाइड होते हुए भी उसने ये सारे काम कराए, लेकिन बात क्या है, उसे ये बात पता नहीं थी, जब बात पता नहीं थी वो काम वैलिड है कि इनवैलिड है, बात वैलिड है कि इनवैलिड है, वैलिड है। इन्होंने साफ बोल दिया भैया सेक्शन 176 में कवर हो जाएगा। सेक्शन 176 सिंपल सी बात कह रहे कि नहीं पता है ना, अनजाने में जितने भी काम है वो सही है, अनजाने में जितने भी काम है वो सही है, लेकिन ध्यान रखना वो पावर में होने चाहिए, ठीक है। फिर ये लिखा है दिस सेक्शन डज नॉट सेव द सिचुएशन व्हेन द कंपनी में इन द जनरल मीटिंग रेटिफाई द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर इवन इफ इट हैज, क्या लिखा है, डिफेक्टो डायरेक्टर विद द मेलाफाइड इंटेंशन। अब समझो मेलाफाइड इंटेंशन क्या होता है, गलत इंटेंशन थी आपकी पहले से,
आपको पता था, आपको हिंट था कि आप डिस्क्वालिफाइड है और गलत इंटेंशन से आपने सारे काम किए, मतलब पता था ना, पता था उसके बाद का काम हो गया ना। बात समझ में आ रहा है? आपको बस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डायरेक्टर क्या डिस्क्वालिफिकेशन नोन था कि नहीं। अगर डिस्क्वालिफिकेशन नोन है, नोन होने के बाद अगर कुछ भी किया है, मेलाफाइड इंटेंशन से किया है, तो फिर आपको सेक्शन 176 का फायदा मिलने वाला नहीं है। तो कुछ नहीं, सारे केसेस एक ही बात। डायरेक्टर इन क्वेश्चन नॉट अवेयर सर्टेन प्रोविजन इन दी आर्टिकल, साफ साफ बोल दिया वेकेट देयर ऑफिस, देयर एक्ट हेल्ड टू बी वैलिड। जैसे ही आपको पता चला वो डिस्क्वालिफाइड है, उससे अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, और उसके जितने भी अभी तक के काम है वैलिड माने जाएंगे। अगर उसने नहीं छोड़ा, उसके बाद के कोई भी काम अगर किए, तो फिर हम उसे इनवैलिड मानेंगे। यहाँ अलग अलग तरीके से एक ही बात वापस एक्सप्लेन करें जो हम सेक्शन 176 में पढ़ चुके। 176 में हमने लीगल प्रोविजन पढ़ा, और बाकी अभी हम जो ये बार बार रिपीट पढ़ रहे हैं वो अलग अलग केस के कंक्लूजन देख देख कर हम समझ रहे हैं कि हाँ 176 ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है। समझ में आया? पक्का? तो कंक्लूजन अगर मैं बोलूं 2 लाइन में, 176 क्या बोलता है? अगर एक ऐसा डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है जो क्या था, डिस्क्वालिफाइड था, तो जब तक पता नहीं है वो सारे के सारे एक्ट वैलिड, अदरवाइज पता चलते ही वो क्या हो जाएगा, बस इंटरवायरस होने चाहिए। वही मैं कह रही हूँ। अब ये बात है ना एविडेंस, मैं कह रही हूँ तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, तो कानून की नजरों में तुम्हें अवेयरनेस नहीं है, तो आप बच जाओगे, आपके काम भी वैलिड हो जाएंगे। लेकिन अगर कहीं कोई प्रूफ पता चल गया, फॉर एग्जाम्पल आपने फोन पे बोला या फिर कुछ रिकॉर्ड हो गया जिसमें इतनी तारीख है ना, रिकॉर्डिंग वगैरह ये सब मिल गया आपको, किसी डेट वाइज मिल गए, ये फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट आ जाता है कि भाई हमें पता चल गया था, तुम्हें तो अप्रैल में ही पता चल गया था, उसके बाद भी आपने ये सारे नाटक किए, एविडेंस के ऊपर है, ठीक है। तो अप्रैल में पता चल गया, जनता को कब पता चला? अगस्त में पता चला, लेकिन आपको ऑलरेडी पता था कब? अप्रैल में पता था, और इसके सबूत मिल जाते हैं, तो फिर उसके अगेंस्ट फिर एक्शन लिया जाएगा, अदरवाइज एक्सेप्ट तो कोई नहीं करने वाला। सारी सारी चीजें पब्लिकली अनाउंस होती है, आपको एमसीए की वेबसाइट में दिखेंगे डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर कौन कौन है, पूरी लिस्ट निकलती है नेम वाइज। बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सब जगह दिखते हैं, सब दिखता है पब्लिकली, फैसिलिटी है कि आप पब्लिकली देख सकते हो कि कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है। देखो, दोनों सिचुएशन होते हैं, कभी कभार तो आरओसी डिक्लेयर कर देता है ये है, इस कंपनी के फ्रॉड है, तो ये लोग डिस्क्वालिफाइड लोग हैं, और कभी कभार जो सिचुएशनल आते हैं वो भी शो हो जाते हैं, तो दोनों तरीके के केसेस होते हैं। भाग यहाँ से, लेकर आ जल्दी। हाँ जी, फिर से समझाऊं उसे? हाँ हाँ। हाँ, लेकिन आर्टिकल में वो पावर नहीं थी, उन्होंने ये ले लिया था। नहीं नहीं नहीं, अपॉइंटमेंट मेरा बस गलत हुआ था ना। ये क्या कह रहे हैं? चलिए, अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है। एक्सेप्शन बोला है, पहले तो मुझे जनरल रूल बताओ। इंडोर मैनेजमेंट साफ साफ बोलता है किसका भला, लेकिन आउटसाइडर, तुम पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट पढ़कर आए हो, तुम्हें अंदर की बातें नहीं पता है, इसलिए हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। वापस मैंने दो बातें बोली, तुम पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट पढ़कर आए हो, और अंदर की बातें आप पता नहीं लगा सकते, इसलिए हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने कहा कुछ एक्सेप्शन है, मतलब आउटसाइडर को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। पहला क्या लिखा है? आपको पता था, आप पढ़कर आए थे, आपको मालूम था कि कंपनी के मेमोरेंडम में ये पावर नहीं है, तब भी आपने जानबूझकर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो गलती किसकी? आपकी, आउटसाइडर की गलती है। फिर आप इस इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं उठा पाओगे, आपको पता था, पता होकर भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। हाँ, मतलब आपको पता होते भी अगर आप ऐसा करते हो तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, दीदी पता कैसे चलेगा, हम तो ये नहीं बताने वाले। बच्चे अगर नहीं बताने वाले तो नहीं पता चलेगा, कानूनन आपको फिर नहीं पता है, ठीक है। वो फिर एविडेंसेस, प्रूफ, पुलिस, कोर्ट कचहरी, इन सब में हम नहीं जाएंगे, ठीक। चलो, अभी हम डीम्ड मान के चले, हमें एविडेंसेस मिल चुके थे, आपको पता था। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? नेग्लिजेंसी ऑन द पार्ट ऑफ आउटसाइडर। आउटसाइडर के सामने मेमोरेंडम रखा ही था, उसने पलट कर खोल कर देखा भी नहीं, देख लेता तो उसे पता चल जाता, मतलब साफ साफ उसकी नेग्लिजेंसी, मतलब उसकी लापरवाही। पहला पॉइंट क्या है? पढ़ लिया था, पता था। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है?
जानबूझ के नहीं बढ़ा, मतलब लापरवाही नालायकी करी, उसे लगा अरे सब ठीक होगा यार, भरोसा कर रहे हैं हम कंपनी पर। तो भाई नेग्लिजेंसी, पता लगा सकता था ना, पता लगा सकता था, सामने रखा था, पढ़ सकता था, लेकिन नहीं किया उसने। तो ये दो गलत काम। थर्ड क्या लिखा है? उसी का प्लान था कि एक काम करता हूँ मैं कुछ, है ना, फ्रॉड करने का ट्राई करता हूँ इनके साथ, लेकिन उसी के साथ हो गया, पावर ही नहीं थी, है ना। वापस हम पढ़ क्या रहे? इंडोर मैनेजमेंट बोलता है भाई आउटसाइडर हम तुम्हारे साथ हैं, बस ध्यान क्या रखना, डॉक्यूमेंट पढ़कर आना। तो उसने लापरवाही करी अपनी अपनी तरफ से, तो इंडोर मैनेजमेंट में आउटसाइडर का हम सपोर्ट करने वाले नहीं है। कब ऐसा होगा? जब उसे नॉलेज था। दूसरा, नेग्लिजेंसी, मतलब पता लगा सकता था, सामने ही डॉक्यूमेंट था, पढ़ सकता था, उसने बस भरोसे में कर दिया, तो लापरवाही करी ना। तीसरा पॉइंट, खुद फ्रॉड करने आ रहा था, उसके साथ हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? उसको ये पता ही नहीं था, अच्छा ये भी पढ़ना होता है, मेमोरेंडम भी पढ़ना होता है, आर्टिकल भी पढ़ना होता है। और आखिरी वाला क्या लिखा है? एक्ट, ये क्या बोलता है? एक्ट आउटसाइड दी एपरेंट ऑफ द अथॉरिटी। कंपनी के पास पावर ही नहीं थी, वो सारी चीजें उसने देखी नहीं। सबको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक कर कर। पहला क्या लिखा है? हेडिंग से समझ में आ रहा है? आउटसाइडर हैड नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, उसको पता था कंपनी के पावर में नहीं है। अब यहाँ पे उन्होंने केसेस के नाम दे दे के, बच्चा क्या इतने सारे केसेस के नाम याद रखने? नहीं, लेकिन कंक्लूजन याद रखने, हाँ। कंक्लूजन सबके पता आपको होने चाहिए, केस का नाम भले ही याद ना हो, कंक्लूजन पता होना चाहिए। अब क्योंकि हेडिंग लिखा है कि आउटसाइडर को नॉलेज था, तो सारे केस के कंक्लूजन क्या होंगे? आउटसाइडर को नॉलेज था, वो अलग अलग केस से यही समझा रहे हैं। आओ एक रीड करते, क्या लिखा है? आर्टिकल ऑफ द कंपनी एम्पावर्ड द डायरेक्टर टू बोरो अप टू, कितना लिखा है? 1000 पाउंड तक का वो लोन उठा सकता था, ये कंपनी के आर्टिकल में लिखा था, ठीक है। एक्सीड द लिमिट, आर्टिकल में साफ लिखा था अगर 1000 से ऊपर अगर वो एक्सीड करता है तो उसे जनरल मीटिंग करवानी पड़ेगी और मेंबर से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये आर्टिकल में लिखा था। और जो कॉन्ट्रैक्ट करने आया है उसे ये बात पता थी। विदाउट सच कंसर्न ऑप्टेन, बिना कंसर्न के कंपनी ने भाई कितना ले लिया? 3500 पाउंड ले लिया, जो कि नहीं ले सकता था, फ्रॉम दी वन ऑफ दी डायरेक्टर। साफ उन्होंने ये बोल दिया, कंपनी रिफ्यूज टू पे अमाउंट, लोन तो वो दे चुका था बेचारा, कितना लोन दे चुका था? 3500 तक का लोन दे चुका था। अब उसे ये बात पता थी, कंपनी ने बाद में उसे क्या बोलते, भैया हम लोन नहीं चुकाने वाले। तो यहाँ पे बस ये बोल दिया, ओनली बिकॉज द डायरेक्टर नोटिस वाज डीम टू बी नोटिस ऑफ द इंटरनल इरेगुलरिटी, उसे पता था कि अंदर अंदर ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन स्टिल उसके लिए उसने कोई आवाज नहीं उठाई। तो जब पता होते हुए भी आपने अपने लिए आवाज उठाई, तो फिर कंपनी तो आपके साथ धोखा करेगी, फिर कंपनी इसके लिए लाइबल नहीं है। बात समझ में आई? हेडिंग समझ में आया? सेकेंड हेडिंग देखो क्या लिखा है? उसे पता ही नहीं कि भाई मेमोरेंडम आर्टिकल में क्या लिखा है, पढ़कर आया ही नहीं। वापस से मैं कह रही हूँ, अगर आप पढ़कर नहीं आते हो, आप ही की गलती मानी जाएगी, इंडोर मैनेजमेंट में भी आपका फायदा नहीं होने वाला। हम ये कहेंगे यार हमें तो इंटरनल बात पता नहीं है और पब्लिकली अवेलेबल हम पढ़कर नहीं आए, तो उन्होंने कहा पब्लिकली अवेलेबल अगर आप पढ़कर नहीं आए हो तो भी आप फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि हम तो साफ कह रहे हैं ना, इंडोर मैनेजमेंट किसका साथ देता है? आउटसाइडर जो मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़कर आया है, जिसके पास नॉलेज है। तो नो नॉलेज ऑफ द मेमोरेंडम आर्टिकल। अब नीचे इन्होंने सारे केसेस दे रखे हैं, आओ केस रीड करें क्या बोलता है। एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक डायरेक्टर था जो कंपनी के साथ क्या करता है बच्चा? कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, एक रामा कॉर्पोरेशन के साथ। आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टर कुड डेलीगेट देयर पावर टू वन ऑफ देम, आर्टिकल में लिखा था कि भैया हमने किसी एक डायरेक्टर को पावर दे दी, बट जी रामा कॉर्पोरेशन पीपल है नेवर रीड द आर्टिकल, उसने क्या नहीं किया था? आर्टिकल वो रीड कर नहीं आया था। लेटर इट वाज फाउंड दैट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नॉट डेलीगेट देयर पावर, बाद में उसे पता चलता है आर्टिकल में तो ऐसा कुछ भी डेलीगेशन की बात है ही नहीं, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे? नॉट नो दैट पावर कुड बी डेलीगेट, उसे ये सारी बातें पता ही नहीं कि आर्टिकल को भी पढ़ना होता है, ये सारी चीजें। तो कुल मिलाकर सीन बस इतना है, अगर आपको नहीं पता कि मेमोरेंडम भी पढ़ना होता है, आर्टिकल भी पढ़ना होता है, और आपको पता है और आप उसे रीड भी नहीं करते हो, नेग्लिजेंट वाला आप अपना एटीट्यूड रखते हो, तो इंडोर मैनेजमेंट का फायदा आउटसाइडर को नहीं मिलेगा। कि दो हेडिंग समझ में आ रही है? अंदर के केसेस हैं बस वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? धोखा का केस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। वेयर द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, कंपनी ने क्या किया? कंपनी सेक्रेटरी ने क्या किया? जाली नकली साइन किए। हमने एक केस भी पढ़ा था, कौन सा केस पढ़ा था नकली साइन वाला? इंडोर मैनेजमेंट में कौन सा केस का नाम बताओ?
टेरक्विन में क्या हुआ था? फेक रेजोल्यूशन था। कोटला में क्या हुआ था? साइन गायब था। वो तो बस मैंने अपना एक केस बनाकर बताया था कि अगर नकली साइन के, या फिर एक अभी हमने लास्ट क्लास में केस पढ़ा था, चेक में साइन गलत किया था, वो प्लैनेट अर्थ लिमिटेड वाला केस, है ना? तो कुल मिलाकर सीन बस इतना है, अगर आप नकली साइन कर रहे हो तो गलती किसकी? कंपनी की कि बाहर वाले की? कंपनी की। लेकिन बाहर वाला तो क्या कह रहा है, मैं तो मेमोरेंडम आर्टिकल रीड कर कर नहीं आया, तो फिर कंपनी की भी गलती नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है? अंदर के बंदे ने कितना ही आपके साथ गलत किया हो, लेकिन कंडीशन ये है कि डॉक्यूमेंट पढ़कर आओ। पढ़कर नहीं आए हो ना, तो कंपनी उसके लिए लाइबल नहीं है, भले अब सीएस ने ही गलत साइन क्यों ना किया हो। पर्सनल लाइबल तो हो रहा है ना, हर वो बंदा पर्सनली लाइबल हो रहा है, ये तो हमने आराम से पढ़ा है। हमने साफ बोला ना, कोई भी अगर अल्ट्रा वायरस से सारे एक्ट करता है तो कंपनी में बात नहीं आएगी, तो किस पे बात आएगी? पर्सनली। जिस बंदे ने वो नकली साइन किया, अगर मैंने साइन किया तो मुझ पे बात आएगी। ठीक है? हाँ हाँ, ये बात मैं कह रही हूँ। अगर प्रूफ हमें नहीं मिलता है, प्रूफ हमें नहीं मिलता है और आप पढ़कर आए हो, तो फिर इंडोर मैनेजमेंट आपकी हेल्प करेगा। मैं अभी क्या मान के चल रही हूँ, हमें ये प्रूफ मिल गए कि पढ़कर नहीं आए थे, प्रूफ मिल गए, बस मैं मान के चल रही हूँ। ठीक है? देखो आप सबकी कहानी कहाँ फंसेगी? प्रूफ में। ठीक है? वो सारा प्रूफ हम अज्यूम करेंगे कि मिल गए। अब आपका जो देखो, रियल क्लाइंट जब आपके सामने आएगा तो पिक्चर आपके सामने क्लियर होगी, क्या चीज होगा क्या नहीं। लेकिन जब क्वेश्चंस यहाँ पे आते हो तो आपको क्वेश्चंस में काफी कुछ अजम्पशन लेने पड़ेंगे। तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि हाँ वो पढ़कर नहीं आया, तो हमारा अजम्पशन है कि ऐसे प्रूफ मिल गए हैं हमें कि वो पढ़कर नहीं आया। तो ये अज्यूम तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इतने से क्वेश्चन में वो कितनी सारी बातें आपको लिख कर दे सकते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट ये लिखा है, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन बाय द मैनेजर ऑफ द कंपनी विद इट ओन सिग्नेचर। ठीक है? उसमें साफ लिखा था ही साइन ऑन बिहाफ ऑफ दी कंपनी, हेल्ड टू बी, उन्होंने बोल दिया भैया कंपनी के बिहाफ में वो साइन करे, जबकि कंपनी खुद की कॉमन सी लैंड ये सब होना चाहिए था। तो कुल मिलाकर केस बस इतना है। हेडिंग मुझे बताओ, हेडिंग क्या है? मेन हेडिंग क्या है? इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को हेल्प करता है, लेकिन हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, मतलब कि आउटसाइडर को हेल्प नहीं करेगा। पहला केस क्या? नॉलेज था। दूसरा क्या? पता ही नहीं था, पढ़कर ही नहीं आया था। तीसरा क्या? फ्रॉड ही करने का पर्पस था, वो भी फ्रॉड करने का ही सोच रहा था कंपनी के साथ। हाँ। पहले वाले केस में क्या बोला? पता था, और पता होकर भी वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट करने आया? आपने खुद ही क्यों नहीं आवाज उठाई उस टाइम पर? मतलब आपकी कुछ प्लानिंग होगी ना। कुल मिलाकर वो भी फ्रॉड ही करने का प्लान है, फॉर्ज हो रहा है। ठीक है? नेक्स्ट बताओ क्या लिखा है? नेग्लिजेंसी मतलब पता लगा सकता था, लेकिन आपने अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं करी। यहाँ पे लिखा है पर्सन हु sole director and the principal shareholder of the deposit in his own account the check drawn in the favor of the company the bank inquiry, बैंक ने इंक्वायरी करा नहीं किया, not entitled to rely upon the, ये क्या लिखा है? और सेंसिबल मतलब दिखने में लग रहा है कि सब सही है, लेकिन एक्चुअल में सही नहीं होता है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि मैंने मेरे सामने मेमोरेंडम रखा था, आर्टिकल रखा था, मुझे लगा यार सब सही होगा, कंपनी कहां से धोखा करेगी, तो मैंने भरोसा कर लिया। कुछ चीजें दिखने में लगती है कि सब बढ़िया है, लेकिन शायद अगर आप पता लगाते तो आपको पता चल जाता। ऊपर से दिखने में सब सही है, लेकिन अंदर से सही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो नेग्लिजेंस यहाँ पे साफ बोलता है, आप खुद से अपनी लापरवाही से ये चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, थोड़ी सी इंक्वायरी करते तो आपको पता चल जाता। एक और केस यहाँ पे हो रहा है, एक अकाउंटेंट है कंपनी का, ट्रांसफर सम प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इन फेवर ऑफ द आनंद बिहारी। ठीक है? ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देन यहाँ पे क्या लिखा है? कोर्ट हेल्ड दैट ट्रांसफर इज वॉइड, पावर ऑफ द ट्रांसफरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट बी कंसीडर विद इन द अथॉरिटी ऑफ द अकाउंटेंट। उसके पास पावर ही नहीं थी, उसने ये कर लिया। तो बच्चा, लेकिन सामने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, क्या वो पढ़कर आया? पढ़ता तो उसे पता चल जाता। कुल मिला के सारे केसेस का कंक्लूजन उसकी हेडिंग है। हेडिंग क्या बोल रहा है? एक्सेप्शन नेग्लिजेंसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या नेग्लिजेंट हुआ है? मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ सकता था, पढ़ा नहीं। नेक्स्ट, दिखने में आपको सब सही लगेगा, लेकिन एक्चुअल में सही नहीं है। लिख लो, सीमिंग रियल बट नॉट ट्रू। ये दिख रहा है नेग्लिजेंसी वाले में?
चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की हेडिंग बना लो, ये हेडिंग बना लो। हेडिंग बनाया नहीं उन लोगों ने, बाकी सब में हेडिंग बनाया। एक्ट आउटसाइड द एपरेंट अथॉरिटी। फिफ्थ हेडिंग बना लो, एक्ट आउटसाइड एपरेंट अथॉरिटी। ये जो फिफ्थ पॉइंट दिख रहा है ना, एक्ट आउटसाइड एपरेंट अथॉरिटी, लिख लिया। चलो, doctrine of indoor management does not apply where the question is in regard to very existence of the agency। अगर मैं साफ बोलूं, वो आपके स्कोप में ही नहीं है। मतलब कि आर्टिकल के, बच्चों एक बात समझो, इंडोर मैनेजमेंट साफ एक ही बात कह रहा है, एक्सेप्शन एक ही बात कह रहा है, बस वो घुमा घुमा कर एक ही बात को 10 तरीके से बता रहे हैं। एक ही एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन क्या है? आप मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़कर नहीं आए, यही एक्सेप्शन है। अब इसी को उसने क्या बोला, पता था जानबूझकर, मतलब मेमोरेंडम पढ़कर आए थे लेकिन आपको मालूम था ये पावर नहीं हो सकता, फिर भी आप खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करने आए, तो आपकी नालायकी है। ये क्या बोल रहा है? पढ़ा ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है आपको, फ्रॉड आप ही करने आए थे, पढ़ सकते थे, मेमोरेंडम नेग्लिजेंसी। अब ये भी क्या बोल रहा है? भाई आप आर्टिकल आपने देखा और आर्टिकल के स्कोप में वो नहीं था, तो जब आर्टिकल के स्कोप में वो नहीं था तो बात वहीं रुक जानी चाहिए थी। मतलब पहला वाला पॉइंट फिर से रिपीट नहीं कर रहे, अलग तरीके से। पहला पॉइंट क्या बोलता है? नॉलेज था कि इरेगुलरिटी है। यहाँ पे भी ये कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डज नॉट अप्लाई वेयर द क्वेश्चन इज रिगार्डेड टू वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द एजेंसी। वो कह रहे हैं भैया ये अप्लाई तब नहीं होगा जब आपके पास पावर ही नहीं है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि भाई आपकी कंपनी ये काम कर सकती है कि नहीं। अगर आपकी कंपनी ये काम नहीं कर सकती थी तो पहला वाला पॉइंट, पता था आपको नहीं कर सकती थी, फिर भी आके आप जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। बस एक ही चीज को वो बस अलग 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 तरीके से बोल रहे कि पता लगा सकते थे मेमोरेंडम, पता था आपके पास, या फिर आपके सामने ही रखा था, देखा नहीं, स्कोप था नहीं था, बस वो ये सारी कहानियां बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिक्स पॉइंट। एक्ट डन नॉट मेयरली, क्या लिखा है? अल्ट्रा वायरस दी डायरेक्टर बट दी अल्ट्रा वायरस ऑफ दी कंपनी इटसेल्फ। ये दो लाइन पढ़कर क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहली बात, हमने अल्ट्रा वायरस के चार तरीके पढ़े। अल्ट्रा वायरस ऑफ कंपनीज एक्ट, अल्ट्रा वायरस ऑफ मेमोरेंडम, अल्ट्रा वायरस ऑफ आर्टिकल, अल्ट्रा वायरस ऑफ। किन दो चीजों को ठीक किया जा सकता है? डायरेक्टर और आर्टिकल। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो इंट्रा वायरस ऑफ कंपनीज एक्ट होना चाहिए। इन्होंने ये लिखा है, आपने जो काम किया है ना वो डायरेक्टर के बस खिलाफ नहीं किया है, डायरेक्टर तो खिलाफ है ही, कंपनीज एक्ट के भी खिलाफ है। और अगर कंपनीज एक्ट के खिलाफ है तो क्या रेक्टिफाई हो सकता है क्या? डायरेक्टर की उसमें लिखा था कि आप ये काम नहीं कर सकते, और कंपनीज एक्ट ने भी बोला था भैया आप नहीं स्मगलिंग का काम कर सकते। जब आप स्मगलिंग का काम नहीं कर सकते तो डायरेक्टर कह रहे कि भाई डायरेक्टर ने स्मगलिंग का काम किया, समझना, डायरेक्टर ने क्या काम किया? स्मगलिंग का। तो ये काम तो कंपनीज एक्ट भी अलाउ नहीं करता ना। मैं सारे शेल्डर को बैठा कर अपने आप को रेक्टिफाई करवा लूं क्या? नहीं करवा सकती। सही कामों के लिए मैं रेक्टिफिकेशन करवा सकती हूँ, कंपनीज एक्ट के तो इंटरवायरस होना चाहिए। तो सिक्स पॉइंट बस यही कह रहा है कि अगर आपने कंपनीज एक्ट को ही ब्रीच कर दिया तो भैया इंडोर मैनेजमेंट तो क्या आपको कोई भी बचा नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? पक्का? तो ये सारे अलग अलग केसेस थे। सेक्शन सिक्स फिर से घूम कर आ गया, क्या है सेक्शन सिक्स बताओ जरा। वेरी गुड बच्चा, जब हमने पहला डॉक्ट्रिन स्टार्ट किया था ना, उसी टाइम पर हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन सिक्स साफ बोलता है ओवरराइडिंग सेक्शन। एक और टर्म बोला था, नॉट विथ स्टैंडिंग। प्रोविजन बोलता है मेरे सामने मेमोरेंडम स्टैंड नहीं करेगा, आर्टिकल, अग्रीमेंट, रेजोल्यूशन कुछ भी स्टैंड नहीं करेगा। अगर आप रिपग्नेंट, मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बोल रहे हो? द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर कुछ भी ऐसा होता है वो सारी की सारी चीजें हमारी नजर में वॉइड है। कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है, कंपनीज एक्ट में जितनी बातें लिखी हैं आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अगर आप उसके अगेंस्ट कुछ भी काम करते हो तो वो सारे के सारे काम क्या है? वॉइड है। और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस भी यही आपको बताता है। हमने जब डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस पढ़ा था तो उसकी शुरुआत ही इन सारी चीजों से हुई थी। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे उन्होंने पूरा कंक्लूड किया। केस आप रीड करेंगे फटाफट। ऑपोजिट, अगेंस्ट। क्वेश्चन रीड करेंगे और मुझे बताएंगे क्या पहले क्वेश्चन समझ में आ रही है? क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चन
की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं? हाँ बेटा, कहाँ दिख रहा है? लगाना एफिक्स। क्वेश्चन की ऐसी कौन सी लाइन है जो तुम्हें पता चले कि हाँ इनको पता था? बटरफ्लाई लिमिटेड रिसीव अ शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, किस कंपनी का? फ्लावर लिमिटेड का। इशूइंग अंडर द सील ऑफ द कंपनी। कंपनी सेक्रेटरी इशू करता है एक सर्टिफिकेट आफ्टर एफिक्सिंग द सील, और साथ में क्या करता है? forging the signature of the two director. Butterfly Limited file a lawsuit claiming the forging of the signature is the part of the internal management of the company. Is the claim of Butterfly Limited valid or is liable to get relief? मिलेगा क्या? ये तो क्वेश्चन में साफ लिखा है। नहीं, क्वेश्चन में साफ लिखा है ना कि सिग्नेचर फॉर्ज किया है। मैं वही कह रही हूँ बच्चों, तुम लोग को ना, तुम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में आ जा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है प्रैक्टिकल लाइफ में आना, लेकिन जो क्वेश्चन में लिखा है हम ये मानेंगे कि उनके पास उनके प्रूफ है। अगर क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है ना उसने, कंपनी सेक्रेटरी ने क्या किया? सर्टिफिकेट इशू किया आफ्टर एफिक्सिंग दी सील। उसमें लिखा है ना कि सिग्नेचर क्या किया उसने, तो सीएस ने फॉर्ज किए, ठीक है, हाँ उसी के, फ्लावर के, ठीक है। बस बस बस, मैं कह रही हूँ नहीं पता नहीं था। अब ये मुझे बताओ, हम ये मान के चल रहे हैं, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? सीएस ने क्या किया? सर्टिफिकेट इशू किया और सील लगाया, और सील लगाने के बाद उसने क्या किया? जाली सिग्नेचर किए। तुम्हें पता चल गया ना जाली सिग्नेचर किया है, ठीक है, चलो। फिर बटरफ्लाई लिमिटेड फाइल करता है लॉ सूट क्लेमिंग कि भैया फॉर सिग्नेचर हुए हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर फॉर सिग्नेचर हुए हैं तो सामने वाले को रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्वेश्चन क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन इंडोर मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व दी फॉर्जरी, जितने भी केस होंगे वो क्या हो जाएंगे? नल एंड वॉइड हो जाएंगे। सिंस द डॉक्यूमेंट इशू, जो भी डॉक्यूमेंट इशू किया गया है वो नल एंड वॉइड है, क्लेम मेड बाय हिम इज नॉट वैलिड। अब इन्होंने कहा है ये क्लेम एक्चुअल में क्या है ना, इन लोगों ने पूरा कहानी ही नहीं बताई है। कहानी ये है कि उसे ये बात पता था। इस क्वेश्चन की गड़बड़ी है ये। लेकिन तुम्हें, मुझे बताओ तुम्हें कैसे पता चला? तुम लोगों ने आंसर देख लिया था क्या? ठीक है, अब मेरी बात समझो। लेकिन इस क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन में नहीं बताया है कि उसे ये बात पता थी कि नहीं। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, तुम्हारा आंसर तो ये होना चाहिए था ना क्वेश्चन रीड करके। बच्चों बस मैं कह रही हूँ, क्वेश्चन रीड करके तुम्हारा आंसर ये होना चाहिए था कि इंडोर मैनेजमेंट है ये, इंटरनल है ये, बाहर वाले को तो क्लेम मिलना चाहिए। बात समझ में आए? अब इस क्वेश्चन ने खा लिया है कि ये बात उन्हें पता थी कि नहीं पता थी। अगर तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन होगी, आगे के लिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, मैं भी क्वेश्चंस दिखाने वाली हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, अगर क्वेश्चन में हिंट है तो वेरी गुड, अगर क्वेश्चन में हिंट नहीं है तो आप लोगे अपना एक अजम्पशन। हम ये अज्यूम कर रहे उसे भी ये पता था, ये लिखोगे, फिर आपका कंक्लूजन क्या आएगा? पता था तो फिर उसे क्लेम नहीं मिलेगा। या फिर आप लिखोगे कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उन्हें ये बात पता नहीं थी तो उन्हें क्लेम मिलेगा। फिर दोनों के आंसर सही होंगे। अगर आपने हाल, हाँ मैं कह रही हूँ आंसर येस भी करेक्ट है और आंसर नो भी करेक्ट है, इट्स अप टू यू कि आप अजम्पशन क्या ले रहे हो। हाँ लेकिन आपका फिर अजम्पशन एक्सप्रेसिव होना चाहिए, है ना। जिस तरीके से मैं तुम्हारे आंसर रीड कर रही हूँ उस तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं कुछ बच्चे, तो समझाओ अच्छे से कि हम ये अज्यूम कर रहे हो। आधे हुए आधे नहीं हुए, हो जाएंगे, हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है, डॉक्ट्रिन ऑफ। अब ये तो पूरा पढ़ा है, पूरा समझा हुआ है, बस फटाफट रीड करेंगे। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है? ठीक है, इन्होंने साफ बोला है कंपनी को फेवर करेंगे। कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहे हो ना, हम आईटेक्स, तुम हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि एग्जीक्यूटिव पढ़ाना है, तो सब पढ़कर पहले से आओ। पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम हमारा आर्टिकल हमने नहीं दिया तुमको तो कहां से निकाल सकते हो? एमसीए से। हमने अपने आप को कंपनी बनाया है क्या? अगर हमने अपने आप को कंपनी नहीं बनाया तो क्या देख सकते हो क्या?
फिर अगर तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फिर क्या होगा बच्चा, हम लाइबल हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ये कंपनी के केसेस की बात हो रही है, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट पब्लिकली अवेलेबल है। जिनके है ही नहीं उनका हम क्या कर सकते हैं, जिनका नहीं है तो आउटसाइडर को सपोर्ट किया जाता है। बात समझ में आ गई? आ जाओ। कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑल द पीपल डीलिंग विद द कंपनी डीम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ दी कंपनी। जो भी आज कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहा है हम अज्यूम करें कि उनको हमारे बारे में सब कुछ पता है। आर्टिकल मेमोरेंडम वो पढ़कर आया है। क्यों? क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, हर कोई इंस्पेक्ट कर सकता है ऑन द पेमेंट ऑफ नॉमिनल फीस। नॉमिनल फीस कितनी बताई थी? 100 रुपए, 50 रुपए, ठीक है। एवरी पर्सन हु contemplate entering into a contract with the company means presume to know। कोई भी आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम अज्यूम कर रहे हैं उसको सारी बातें पता है। नॉट ओनली द एग्जैक्ट पावर ऑफ द कंपनी बट ऑल्सो द एक्सटेंट टू विच दिस पावर हैव बीन डेलिकेटेड टू द डायरेक्टर। साफ यहाँ पे उन्होंने यही लाइन बोली है, नॉट ओनली रीड दोज डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो क्या लिखा है, अंडरस्टूड। उसने बस रीड नहीं किया है, उसे समझा भी है। रीड तो कर लिया लेकिन समझ में आया नहीं था। हाँ, पढ़कर हम सब आए थे लेकिन समझ नहीं आया था क्या लिखा था। ये नहीं होना चाहिए, रीड भी किया होना चाहिए और उसे समझ भी आना चाहिए। ठीक। आर्टिकल प्रोवाइड, एग्जांपल देके बता रहा है, आर्टिकल प्रोवाइड बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ द इफेक्टिव मस्ट बी साइन बाय टू डायरेक्टर। आर्टिकल में साफ लिखा है कि भैया कितने के साइन होने चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज में? 2 के। पर्सन डीलिंग विद द कंपनी सी इट इज सो साइन अदरवाइज ही कैन नॉट बी क्लेम अंडर इट। अगर एक ही ने साइन किया है और कल को से पता चलता है कि अरे यार इसमें तो 2 लोगों के साइन होने चाहिए थे, तो उन्होंने कहा कि भैया आपको पढ़कर आना था, आपकी गलती, फिर हम आपको हेल्प करने वाले नहीं। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कोर्ट इज अनेबल टू डायरेक्टली रीच समवन पब्लिश समन इन अ पब्लिक न्यूज़पेपर। कोर्ट का एग्जांपल देके बता रहे बच्चा, अक्सर ऐसा होता है इन जनरल सेंस में, आपको बता रही हूँ। कोर्ट समन देता है, व्हाट डू मीन बाय समन? बुलाता है, नोटिस देता है, ठीक है। मैंने आपको समन दिया आपके घर पर, लेकिन आप तो घर पे हो ही नहीं। आजू बाजू पड़ोसियों से पूछा, 2 महीने से लापता हो तुम लोग। तो अब कोर्ट क्या करेगा? न्यूज़पेपर में छाप देगा, इस पर्सन को मैं ढूंढ रहा हूँ, इस पर्सन को मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। इस पर्सन की सर्चिंग हो रही है, न्यूज़पेपर में दे दिया ना। अब आपने चाहे पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, कोर्ट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करी। उसने डीम्ड मान लिया कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, भले आप 2 महीने से बाहर फॉरेन कंट्री घूम रहे थे। क्या बात समझ में आ रही है? समन आपके घर में देना था लेकिन आप घर पे तो थे नहीं, तो कोर्ट ने क्या किया? पब्लिक न्यूज़पेपर में डाल दिया और अज्यूम कर लिया कि आप तक भी ये बात पहुंच गई होगी, भले आप पर ना आई हो वो बात, आपको पता ही नहीं वो बात, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने अपना बेस्ट ट्राई किया, आपके घर तक पहुंचा, नहीं मिला तो अब न्यूज़पेपर एक सोर्स है ना, अदरवाइज वो कैसे पहुंचे? ठीक है। सोशल मीडिया इन सब में बात, ऐसी खबरें तो आराम से फैलती है ना, गलत खबरें जल्दी तेजी से फैलती है ना, कंपैरिजन टू, है ना, अच्छी खबरें। चलिए, तो ये लिखा है। अब देखो कौन सा केस है ये, कुछ सुना सुना सा केस है। कितने लोग के साइन चाहिए थे? मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और किसके साइन मिसिंग थे? मैनेजिंग डायरेक्टर के साइन मिसिंग थे। पूरा केस यही बता रहा है, उन्होंने कहा ये मॉर्गेज जो डीड साइन करी थी वो क्या है, इनवैलिड है, क्योंकि भैया मैनेजिंग डायरेक्टर के साइन नहीं थे। केस हम पहले पढ़ चुके हैं। आउटसाइडर डीलिंग आर बाउंड टू टेक नोटिस ऑफ द लिमिट इम्पोज ऑन द कॉर्पोरेशन बाय द मेमोरेंडम एंड अदर डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। कुल मिलाकर यहाँ पे सारी बातें वही घिसी पिटी जो हम कंसेप्ट पहले ही समझ चुके। कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी के फायदे के लिए, क्योंकि यहाँ साफ बोला जाता है पढ़कर आओ, नहीं पढ़ा आपकी गलती, ठीक है। इंडोर मैनेजमेंट किसको सपोर्ट करता है? आउटसाइडर को। आउटसाइडर को क्या बोलता है भाई? पढ़कर आना। अगर पढ़कर आना और हमारी गलती है तो फिर गलती मानेंगे। पढ़कर आए और हमारी, पढ़कर नहीं है और हमारी गलती है तो आप गए, ठीक है सानिद, पढ़कर आना है। ये शॉर्ट में बस लिखा है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, क्लिक करना है तो क्लिक कर लो। चलिए, तो 3 डॉक्ट्रिन हो गए हैं। पहला समझ में आया, देन तीनों समझ में आ गए ना? पक्का। एक और बच्चा है डॉक्टर, हो गया? किसी एक ने खींच लिया ना, ग्रुप में शेयर कर देना। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? फिर से मुझे बताओ, डॉक्ट्रिन मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल, हिंदी में क्या बोलेंगे? रूल्स, नियम, है ना, नियम कानून कायदे। चलो, ऑल्टर ईगो, क्या लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील सुना सुना है? डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो इज बेस्ड ऑन द लिफ्टिंग ऑफ, तो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो इज आल्सो नोन एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो यहां कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक में आ जाओ। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील दिख रहा है क्या? नेक्स्ट
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चलिए थोड़ा पहले कंसेप्ट समझेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है? सोलोमन वर्सेस सोलोमन एक केस था, लैंडमार्क। कंपनी अलग है, कंपनी को चलाने वाले लोग अलग, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग, कंपनी के ओनर अलग, पैसे लगाने वाले लोग अलग है, मैनेजमेंट अलग है, यही होता है। या फिर हम ये बोलेंगे कि भाई कंपनी कोर्ट की नजरों में एक अलग एंटिटी है। एग्जाम्पल, आईटेक्स अलग है और हम लोग जिस कंपनी को चलाते हैं हम लोग अलग है, मान सकते हैं। ये बीच में एक दीवार खड़ी कर दी हमने, बीच में क्या कर दिया? एक दीवार खड़ी कर दी। इस दीवार को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट की क्या है? ये व्हील है। मतलब या फिर मैं बोलूंगी एक शील्ड है, या फिर एक सिंपल भाषा में बोलूंगी एक दीवार है, या फिर एक पर्दा है, कर्टन है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ दी सेपरेट एंटिटी इज रिगार्ड एज अ कर्टन। कर्टन, व्हील या फिर एक शील्ड। मतलब कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स अलग है। आईटेक्स अलग है, राकेश अभिषेक सर हम इनके जो मेंबर्स हैं हम लोग अलग है, ये दो अलग है। बीच में क्या है? बीच में क्या है? एक दीवार बनी है, एक पर्दा है, एक कर्टन, एक व्हील है। समझो अब थोड़ी सी बात। बैंक ने लोन दिया, आईटेक्स को दिया। बैंक ने लोन किसको दिया? आईटेक्स को। अब कंपनी को लोन मिला तो इन्होंने कहा दीवार खड़ी है ना, ये मेंबर्स, ये शोल्डर तो अलग है, ये शोल्डर तो अलग है, तो लाइबिलिटी यहां से आई, दीवार से टकराएगी और वापस मुड़ जाएगी, कंपनी की ही लाइबिलिटी होगी। मतलब कि क्या बोलना चाह रहा है कि भैया बैंक को अगर लोन का पैसा वापस रिकवर करना है तो किसको पकड़ेगी? आईटेक्स कंपनी को पकड़ेगी। किसको पकड़ेगी? आईटेक्स कंपनी को। इसकी बैलेंस शीट देखेंगे, उसके अकाउंट जो भी बैंक में होंगे उस अकाउंट से पैसे निकालेंगे और कंपनी की लाइबिलिटी पे ऑफ की जाएगी। लेकिन हम सबको मालूम है कि कंपनी को आसानी से लोन मिल जाता है बच्चों। आप एज अ सीएस जब कल को वर्किंग करोगे तो कंपनी के फायदे बताओगे। कंपनी का फायदा क्या? जनता से पैसा उठा सकते हैं। कंपनी का फायदा क्या? बैंक से लोन उठा सकते हैं। कंपनी का फायदा क्या? इंटरनेशनल फंडिंग तक आप रेस कर सकते हो, क्योंकि कंपनी को आसानी से है ना लोग भरोसा कर लेते हैं। बाकी पार्टनरशिप हम हो गए, देन बाकी जितने भी आपने सोल प्रोप्राइटर ये सब पढ़े उनमें इतनी जल्दी ट्रस्ट क्रिएट नहीं होता है। बैंक आसानी से कंपनीज को लोन दे देती है। अगर बैंक आसानी से कंपनी को लोन दे देती है दैट मींस कंपनी का भरोसा है। और क्योंकि बीइंग अ सीएस हमें क्या पता है कि कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी की है, डायरेक्टर मेंबर्स पे तो बात आने नहीं वाली। तो चलो घपले करते हैं, घपले करते हैं, कंपनी के नाम से लोन उठाएंगे और इस इंटेंशन से उठाएंगे कि चुकाना तो हमें नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा ना चुकाएंगे, वो तो कंपनी चुकाएगी। चलो कंपनी को बंद कर देंगे, हमारा क्या है। तो इन्होंने कहा ये नहीं चलने वाला। कंपनी ने भारी भरकम लोन उठा लिया है, कंपनी ने भारी भरकम लोन उठा लिया है और कल को अगर चुकाने की बारी आती है तो इन्होंने कहा हम ये देखेंगे किसी ने फ्रॉड चीटिंग करने के इंटेंशन से तो लोन लिया था, तो हम इस कॉर्पोरेट व्हील को क्या कर देंगे? लिफ्ट कर देंगे। हेडिंग क्या है? लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग मतलब क्या? उठाना, पर्दा उठ जाएगा। जैसे कि ये, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इलीगल या फिर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। कंपनी का खुद का कोई ब्रेन नहीं होता है, वो अपना दिमाग नहीं चला सकती। इसके पीछे मेंबर डायरेक्टर ही बैठे होंगे जो अपना दिमाग लगा रहे होंगे कि भैया कंपनी के नाम का लोन ले लो, चुकाना तो हमें है नहीं, हम पे थोड़ा ना बात आएगी। तो इन्होंने कहा कि हम भूल जाएंगे कि कंपनी के अलग से कोई आइडेंटिटी होती है। जनरल रूल, कंपनी और उसके डायरेक्टर अलग अलग है। एक्सेप्शन, इन्हें हम क्या मान लेंगे? एक मान लेंगे। ये एक कब मानेंगे? जब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होगी। ये तो एक एग्जाम्पल है। हम कब कब इसे एक मानेंगे? हम कब कब इसे एक मानेंगे? लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट रूल, कॉर्पोरेट व्हील। हेडिंग क्या लिखी है? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। मतलब अलग अलग केसेस का कंक्लूजन आया है, जजेस के पास बहुत सारे केसेस गए और उन केसेस से हमें समझ में आया कि लोग किस किस लेवल में फ्रॉड करे, चीटिंग करे, कंपनी का एक अलग से आइडेंटिटी होने का फायदा उठा रहे। तो कब कब मिसयूज किया गया है, इसके जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से मतलब जुडिशियल कंक्लूजन आए और ये कंक्लूजन उन्होंने ये सारे पॉइंट वाइज बताए। ठीक है, तो आ जाओ समझते हैं। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग लिखा है, और क्या लिखा है? पियर्सिंग क्या होता है? ठीक है, मैंने क्या बोला, इस दीवार को, इस दीवार, अभी दीवार है लेकिन दीवार में छेद हो जाएगा और लाइबिलिटी सीधा किनके सर पे आ जाएगी?
मेंबर्स डायरेक्टर्स के सर पर आ जाएगी। कब? जब पियर्स हो जाएगा, जब उस दीवार में छेद हो जाएगा। ये कब होगा? ये कब होगा? जब हमें पता चलेगा आप कंपनी का फायदा उठा रहे हो। सेपरेट पर्सनालिटी एक तरीके से क्या है? स्टैट्यूटरी क्या है? प्रिविलेज है। लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। कानूनन हमने आपको एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाई है, लेकिन स्टिल आप इसका फायदा नहीं उठा सकते। इन्होंने लिखा है लोग अक्सर डिसऑनेस्ट यूज, फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए इसका फायदा उठा रहे हैं। कोर्ट विल ब्रेक, कोर्ट भूल जाएगा कि कंपनी की एक सेपरेट आइडेंटिटी है, और कोर्ट फिर उसे लिफ्ट करेगा, पियर्स करेगा और आपको ही पकड़ेगा। अक्सर लोग ऐसा करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स। क्या होता है इवेजन ऑफ टैक्स? टैक्स की चोरी करना। एक होता है टैक्स प्लानिंग, एक होता है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन करना बच्चा इलीगल है, गलत है, मतलब टैक्स की चोरी करो ना। टैक्स प्लान किया करो। अभी जब आप सेकंड ग्रुप में टैक्स पढ़ोगे तो टैक्स प्लानिंग आपको सिखाई जाती है कि भाई टैक्स ये सारी चीजें अलाउ करता है। आप अपने इनकम को कम दिखा सकते हैं प्लानिंग कर कर, लेकिन आप चोरी नहीं कर सकते। यहाँ इन्होंने क्या कर रखी है? चोरी। अगर आपने अक्सर लोग ऐसा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है मेरी इनकम बहुत आ रही है, तो एक काम करती हूँ अपने अंडर में 5 कंपनी बना लेती हूँ। अब मैं क्या दिखाऊंगी? कंपनी ए कमा रही है, कंपनी बी कमा रही है, सी कमा रही है, डी कमा रही है, ई कमा रही है। समझ रहे हो? और मैंने अपनी इनकम को 5 कंपनी में क्या कर दिया? डिवाइड कर लिया। तो स्लैब रेट से फिर नीचे ही आऊंगी ना। स्लैब रेट होते हैं ना, तो मैंने बस अपनी इनकम को इन 5 कंपनी में डिवाइड कर दिया। तो स्लैब रेट अगर मैं रीच ही नहीं होगा बच्चा, अक्सर अक्सर ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल धंधा करने वाले, बिजनेस करने वाले लोगों की रिटर्न फाइल होती है, वो भी हम डिटेल में सीखेंगे समझेंगे। घर पे 10 लोग हैं, बिजनेस करने वाले बस पापा है, लेकिन रिटर्न फाइल में क्या दिखा रहे हैं? कि सब कमा रहे हैं, जबकि अकेले पापा ही कमा रहे, 40-50 लाख कमा रहे। टैक्स के अगर देने जाएंगे तो टैक्स अच्छा खासा आ जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी फैमिली के नाम पे आएंगे, भैया थोड़ा ये का है, 10 ये कमा रहा 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 है, तो सबकी सबकी अगर रिटर्न फाइल होगी तो थोड़ा सा कम 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 टैक्स आएगा। एक में बहुत ज्यादा है, इससे अच्छा क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ठीक है? तो अक्सर लोग ना जानबूझकर आर्टिफिशियल कंपनी बना लेते हैं, और कंपनी बस क्या बनाते हैं? ऑन रिकॉर्ड। एक्चुअल में वो कंपनी है ही नहीं। तो ऐसे टैक्स इवेशन करने के लिए करते हैं। तो हम ये कह रहे कि दिखने के लिए कानून की नजरों में तो कंपनी दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में वो कंपनी है क्या? कोई एक इंसान है जो इन 5 कंपनियों को चला रहा है, अपना ब्रेन यूज कर रहा है, तो हम भूल जाएंगे कंपनी अलग आप अलग हो, फिर आप ही सब कुछ हो और आप ही इन सारी चीजों के लिए लाइबल रहोगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से लोग मिसयूज करते हैं कंपनी की आइडेंटिटी का। यहाँ पे उन्होंने यही सारी चीजें बताई। उन्होंने यहाँ पे कुछ सेक्शंस बताए हैं, इन सेक्शंस की डिटेल में नहीं जाना, ये सेक्शंस बस आपको बता रहे कि कब कब आपको कैसे कैसे पेनल्टीज लगेगी। हेडिंग बस समझो, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ऑफ द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। यहाँ पे कुछ सेक्शंस दे रखे हैं, ये सेक्शंस बोलते हैं कि कब कब हम कॉर्पोरेट व्हील को क्या करेंगे? लिफ्ट, जो इन्होंने केसेस के थ्रू यहाँ समझाया है। आ जाओ अब यहाँ पे सोलोमन वर्सेस सोलोमन। ये केस आपको क्या याद दिलाता है? कि कंपनी की आइडेंटिटी सेपरेट है, ये याद दिलाता है। चलिए पहला पॉइंट क्या लिखा है? आपने कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी यूज करी फॉर द पर्पस ऑफ फ्रॉड या फिर इम्प्रॉपर कंडक्ट। केस के थ्रू आपको बता रहे हैं। चलिए केस समझेंगे। केस बोलता है एक इंसान था जो अग्री कर रहा था बी के साथ, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था कि मैं आपको जमीन बेचूंगा। ठीक है? लेकिन अभी जमीन बेचने की फॉर्मेलिटीज में अभी थोड़ा सा टाइम था। पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ द फॉर्मेलिटीज, ट्रांसफर्ड द लैंड टू अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेट। अब थोड़ा सा समझो, मैं आपको जमीन बेचने को तैयार हूं, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पैसे वैसे लेना, पैसे वैसे ले लिए। फिर मुझे लगा कि यार मुझे अभी तुम्हें ही नहीं बेचना है, पैसे तो मैंने ले लिए, पैसे मैंने ले लिए, और मुझे अब बस तुम्हें क्या देना है? जमीन देना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको जमीन दूं, अभी फॉर्मेलिटीज बची थी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम हो रहा था, मैंने अपनी एक कंपनी बनाई और कंपनी के नाम पे वो प्रॉपर्टी कर दी। और मैं क्या शो कर रही हूँ? कि कंपनी की प्रॉपर्टी तो अलग है और मेरी प्रॉपर्टी अलग है। वो जमीन जो मैं आपको देने वाला था, अब वो जमीन मेरी नहीं है, मैं क्या शो कर रही हूँ? वो किसकी है? कंपनी की है। तो आपका मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो जमीन तो मेरी है ही नहीं, जमीन तो किसकी है? कंपनी की। तो साफ साफ बी परेशान हो गया। बी जाता है कोर्ट में केस करता है और क्या बोलता है? कि भाई मेरे साथ जमीन का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, फॉर्मेलिटीज चल रही थी, अभी इसने बीच में फॉर्मेलिटीज रोक दी और किसी और को जमीन दे दी, कंपनी को दे दी। और मेरी नजरों में तो कंपनी और ए एक ही है ना, मैं और मेरी कंपनी तो एक ही है। कौन बोल रहा है? बी। लेकिन कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट क्या बोलेगा? कि कंपनी अलग होती है और कंपनी का ये मेंबर अलग है।
लेकिन क्योंकि बी के साथ क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, चीटिंग हो रही है, तो जब भी फ्रॉड होगा, चीटिंग वाली सिचुएशन होगी, तो कंपनी अलग और उसका मेंबर अलग नहीं माना जाएगा, उन दोनों को क्या माना जाएगा, एक मान लिया जाएगा। भैया ये आप ही की जमीन है, आप जानबूझकर उसे देना ना पड़े इस कारण से कंपनी के नाम पे कर रहे हो, तो ये फ्रॉड का केस बनता है, इम्प्रॉपर कंडक्ट का केस बनता है, जिस कारण से हम आपकी कॉर्पोरेट विल को क्या कर देंगे, लिफ्ट, या फिर सिंपल भाषा में बोलूं, हम सेपरेट आइडेंटिटी को खत्म कर देंगे। हमारी नजर में आप दोनों एक ही हो। बात समझ में आई? नेक्स्ट केस क्या बोल रहा है, क्या था फसाड का मतलब, मुखौटा पहनना, मतलब आप सामने कुछ और दिखा रहे हो और एक्चुअल में आप वो हो नहीं, आप अपने आप को छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो। क्यों हाइड कर रहे हो? क्योंकि आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ गलत काम करना है, कुछ ना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करना है, कुछ गलत करना चाह रहे हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल देके समझेंगे, केस का एग्जाम्पल है, एक अमेरिकन कंपनी थी, समझना, एक अमेरिकन कंपनी जिसका काम क्या था, फिल्म प्रोड्यूस करना। उसने अपनी कंपनी का नाम क्या लिखा, ब्रिटिश कंपनी। समझो समझो समझो, अमेरिकन कंपनी, लेकिन अमेरिकन कंपनी अपनी कंपनी का नाम क्या रख रही है, ब्रिटिश कंपनी। मतलब लोगों की नजरों में क्या शो करना चाह रही है, कि हम ब्रिटिश कंपनी है। तो ये तो गलत है ना। 90% ऑफ द कैपिटल वाज हेल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन कंपनी। वो जो अमेरिकन कंपनी का जो प्रेसिडेंट था, चेयरमैन समझ लो एक तरीके से, चेयरमैन का पूरा पैसा लगा हुआ था। अब पैसा 90% उनका लगा है और नाम क्या रख रहे हो, ब्रिटिश, मतलब मुखौटा लगा रहे हो, किसी और के सामने आप दिखाना चाह रहे हो कि हम ब्रिटिश कंपनी, लेकिन एक्चुअल में आप इंटरनली क्या हो, अमेरिकन कंपनी। तो भाई ये नाम रखने से उन्हें मना कर दिया। आप मिसयूज कर रहे हो अपनी कंपनी का, आपको मालूम है आप अलग हो, कंपनी अलग है, तो क्या कंपनी का कुछ भी नाम रख लोगे? तो ऐसे चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोगों के सामने कुछ और प्रिटेंड कर रहे हो। हम पढ़ रहे हैं, हम आपको एक ही मानेंगे। हम क्यों एक ही मानेंगे, आप अमेरिका से हो, अमेरिकन हो, 90% पैसा आपका लगा है, और आप अपनी कंपनी का नाम ब्रिटिश रख रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। आप एक ही हो तो आप अपनी कंपनी का नाम भी क्या रखो, अमेरिकन कंपनी रखो ना। क्यों लोगों के सामने गलत पिक्चर शो कर रहे हो? नेक्स्ट क्या लिखा है, कॉन्फ्लिक्ट विद दी पब्लिक पॉलिसी। आप कंपनी की आड़ में कुछ ऐसे गलत काम करवा रहे हो जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है। यहाँ केस भी यही कह रहा है, कंपनी का जो कैरेक्टर है, बच्चा एनिमी कंपनी, व्हाट डू यू मीन बाय एनिमी कंपनी, लड़ने वाली कंपनी, दुश्मन कंपनी करेक्ट है, लेकिन और एक्सप्लेन करो दुश्मन कंपनी क्यों बोला। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सी पॉइंट। और यहाँ पर आपको कौन सा वाला पॉइंट, ये डी पॉइंट सेम लगेगा, कंपनी हैविंग द एनिमी कैरेक्टर, रेसिडेंट इन द एनिमी कंट्री। समझो केस क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखो, पाकिस्तान की तो बात नहीं करेंगे, वो वैसे ही हमारे लिए एनिमी है ना। चाइना की बात करते हो, चलो, सामने तो एनिमी भी है, लेकिन स्टिल सामने से बिजनेस तो चल रहा है ना, पाकिस्तान से लेना देना फिर भी हम लोग नहीं करते उतना, लेकिन चाइना से तो बहुत लेना देना करते हैं ना। तो फॉर्मली तो हम बिजनेस कर ही रहे, मान लो इनके साथ वॉर छिड़ गई, प्रॉपर वॉर छिड़ गई, तो जितनी चाइनीज कंपनी इंडिया में है, उन सारी कंपनी को किस नजर से देखा जाएगा, एनिमी कंपनी की नजर से। तो साफ यहाँ पे इन्होंने लिखा है कंपनी का जो कैरेक्टर है वो क्या है, एनिमी कंपनी। अब यहाँ से वो कुछ भी पैसों का लेना देना करती है, देखो जनरल रूल, कंपनी अलग है और कंपनी के काम करने वाले डायरेक्टर मेंबर अलग है, लेकिन क्योंकि अब आपकी कंपनी उस कंट्री से बिलोंग करती है जिस कंट्री के साथ हमारी वॉर हो रही है, तो हमारे लिए आप दोनों क्या हो, एक ही हो। क्योंकि आप मिसयूज कर सकते हो, हम ऐसा डाउट करेंगे आप पर जब तक वॉर खत्म ना हो जाए, ठीक। सेम बात इस पे भी एप्लीकेबल है। एलियन एनिमी, एक्चुअल में टेक्निकली उसे एलियन एनिमी बोला जाता है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमी बोला जाता है, ठीक है। तो एलियन टर्म ही यूज होता है एग्जैक्टली exactly. हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, समझो, अब मैं एक कंपनी, बच्चों समझो, मैं एक कंपनी हूं, मैंने अपनी कंपनी का नाम क्या रखा, ब्रिटिश कंपनी, लेकिन मैं कौन हूं, अमेरिकन हूं। अब जब मैं अमेरिकन हूं तो मैंने ब्रिटिश कंपनी रखा, नाम रखा, तो इन्होंने कहा कि भाई आप अपना नाम चेंज कर लो। आप मिसयूज कर रहे हो एक तरीके से, आप लोगों के सामने, कल को आप गलत काम करोगे तो क्या प्रिडिक्ट होगा लोगों को, कि भाई ब्रिटिश कंपनी थी एक, है ना, जबकि वो ब्रिटिश कंपनी थी क्या, नहीं, आपने जानबूझ के ये नाम रखा। तो अल्ट्रा वायरस मतलब क्या होता है, अल्ट्रा वायरस मतलब क्या, आप अपनी पावर के बियॉन्ड यूज कर रहे हो, तो ऐसे यहाँ पे तो कोई पावर है नहीं, यहाँ पे आपको क्या बस बोला जा रहा है नाम बदल लो, तो आप ऑल्टर करवा लोगे, नेम को बदलोगे, तो आप मिसयूज नहीं कर रहे हो यहाँ पर, बस यहाँ पे क्या कह रहे हो आप,
जो हम आपको सेपरेट समझ रहे हैं ना, हम आपको सेपरेट नहीं समझेंगे, हम आपको एक समझेंगे। और हम आपको समझ रहे हैं आप ही अमेरिकन हो, आप ही की कंपनी है, तो नाम ठीक कर लो, अदरवाइज अदरवाइज आप हमारे लिए एक ही कहलाओगे। फिर हम भूल जाएंगे ब्रिटिश कंपनी है, आप ही बंदे हो, अमेरिका ने ये गलत काम किया, हम ये अज्यूम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ई पॉइंट क्या बोलता है, आपने कंपनी बनाया, आपका सोल पर्पस क्या था, सोल पर्पस क्या था, टैक्स की चोरी करना। अभी जो मैंने आपको एक केस बताया 4 कंपनी बनाने का, यही सेम केस है। एसएससी एक वेल्दी मैन था, एक अमीर आदमी, इसने कहा कि भैया मैं एक अमीर आदमी हूं, मुझे अपना टैक्स तो बचाना है, अच्छा खासा डिविडेंड इंटरेस्ट सब दिख रहा है, तो इसने क्या बनाई, 4 प्राइवेट कंपनी बनाई। इन चारों प्राइवेट कंपनी में क्या कर दी, अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि उसका टैक्स क्या आ जाए, कम आए। अग्री विथ ईच ऑफ दी होल्ड अ ब्लॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट एज एन एजेंट, और सब में वो क्या दिख रहा है, कंपनी का एजेंट दिख रहा है, मतलब कंपनी के सर पर आएगा सब। इनकम रिसीव वॉज क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ द कंपनी, क्या शो हो रहा है कि भैया पैसे किसको मिल रहे, कंपनी को मिल रहे, तो टैक्स तो मुझ पे लगने नहीं वाला, इस तरीके से उसने शो किया था। लेकिन इसने कंपनी बस फॉर्मेलिटी के लिए बनाई थी, एक्चुअल में कंपनी थी ही नहीं, कोई वर्किंग भी नहीं कर रही थी, कुछ मेमोरेंडम आर्टिकल में कुछ भी जो काम दे रखा था वो काम वो कर ही नहीं रही थी। हमने बस ऑन रिकॉर्ड ऑन डॉक्यूमेंट बस कंपनी शो करके रखा था। जस्ट हमारा पर्पस क्या था, टैक्स सेव करना, चोरी करना एग्जैक्टली बोलेंगे। ठीक है, तो कंपनी वाज फॉर्म बाय द एसएससी प्योरली सिंपली मींस ऑफ अवॉइडिंग सुपर टैक्स, जो अच्छा खासा इतना बड़ा टैक्स आ रहा था। सिंगल अगर मेरे इसमें करोड़ों दिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा। अच्छा क्या है, आप सब में क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, छोटी 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 इनकम दिखेगी, हो सकता है टैक्स भी पे ना करना पड़े, नील टैक्स आ जाए। ऐसा लोग करते हैं, तो अगर पकड़े गए, करता हर कोई है, लेकिन जो पकड़ेगा उसी ने गलत काम किया, सीधी बात। क्या बना दी, हाँ करते हैं, बोलो। तुम्हें क्या लगता है, इसको तो खत्म करूंगी। वोडाफोन कंपनी को जानते हो, क्या जानते हो वोडाफोन कंपनी के बारे में, एक तरफ वोडाफोन कंपनी है और दूसरी तरफ क्या है, हज को भी जानते हो, और पुराना अगर तुम्हें याद हो, नहीं जानते हो, तुम लोग पुराने नहीं हो, मैं ज्यादा पुरानी। डोकोमो जानते हो है ना बच्चों, वोडाफोन और हज की बात करूंगी। सबसे पहले वोडाफोन जब इंडिया में आया, हज के साथ आया, इन लोगों ने मैन्युपुलेट किया, समझना, टैक्स को लेके मैन्युपुलेशन हुआ था, बात सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, टैक्स इवेजन वाला केस बना था। वोडाफोन कंपनी हज के साथ मिलकर, ठीक है, इंडिया में आई पहली बार, ये आइडिया के साथ तो आप जाकर मर जाइए, ठीक है, हाँ मिलती रहती है वो, इंटरनेशनल कंपनी ना, बाहर की कंपनी है, ठीक है, दोनों कंपनी बाहर की है। ठीक है, वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी अलग है, हज इरेजर, ठीक है, हेस्टन इरेजर लिमिटेड ये भी अलग है। इन दोनों कंपनी का आपस में बिजनेस सेट हुआ, ठीक है, इंडिया में आके उन्होंने बिजनेस किया, इंडिया में आके बिजनेस किया तो कायदे से इंडियन गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब इतने लूपहोल्स निकाल निकाल के वो लोग टैक्स को क्या कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। ठीक, हाईकोर्ट ने प्रॉपर डिस्क्लेमर दे दिया, भाई तुम टैक्स चोरी करने के हिसाब से सारे काम कर रहे हो, तो टैक्स चोरी कर रहे हो तो आप किस में आते हो, आपका सोल पर्पस क्या है कंपनी का, टैक्स इवेड कर रहे हो, चोरी कर रहे हो आप। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने डिस्क्लेमर दे दिया, फिर उनको लगा, जैसे ये बोला इन्होंने, तो कंपनी को और उन पे काम करने वाले डायरेक्टर मैनेजर को क्या माना जाएगा, सेपरेट माना जाएगा कि सिंगल माना जाएगा, सिंगल माना जाएगा, तो उनके सर पे लाइबिलिटी आ रही थी। अब हाई कोर्ट से अगर खुश नहीं है, पहले जमाने में हाई कोर्ट होता था, ठीक है, हाई कोर्ट से खुश नहीं तो केस कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं आप सेपरेट ही हो, आप बिजनेस सही तरीके से चला रहे हो। तो ये पूरी कहानी इन लोगों ने ये बोरिंग पैराग्राफ में दे रखी है, इसको आप रीड करके आएंगे, कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन रीड करने का काम आपका है ताकि आपको और डेटा मिले। ठीक है, करना पड़ेगा। रुको, खत्म नहीं किया है, कुछ पॉइंट से खत्म करना है। एफ पॉइंट क्या बोल रहा है, एफ पॉइंट क्या बोल रहा है बताए, अवॉइडेंस ऑफ, अवॉइडिंग, क्या अवॉइड करे, आपने बस कंपनी बनाई किसके लिए, ताकि आप क्या कर सको, वेलफेयर अवॉइड कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, एक नई कंपनी बनाई गई ताकि हमारी कंपनी में प्रॉफिट ना दिखे,
आईटेक्स कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत प्रॉफिट, मैंने जानबूझकर एक कंपनी बना दी और यहाँ का प्रॉफिट उधर ट्रांसफर कर दी कि देखो मैं यहाँ पैसे लगा रही हूँ, कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ। क्योंकि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देना पड़ेगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो अपने एम्प्लॉइज को बोनस देना पड़ेगा। तो मेरा सोल पर्पस उस एक्स्ट्रा कंपनी को बनाने का क्या था कि इन एम्प्लॉइज को बोनस ना देना पड़े, रिड्यूसिंग द ऑब्लिगेशन टू पे बोनस। तो इस केस में ये बात था, वर्कमैन सारे के सारे एम्प्लॉय ने केस कर दिया कि भाई वो कौन सी कंपनी बनी है जिसपे ये काम कर रहे, खर्चा दिखा रहे हैं, फेक कंपनी है। तो आपकी कंपनी बनाने के पीछे लॉजिक क्या था, वेलफेयर अवॉइड करना। आप वेलफेयर नहीं करना चाहते, आप बोनस नहीं देना चाहते थे। इसी पर्पस के लिए अगर आपने कंपनी बनाया है तो हम भूल जाएंगे कि कंपनी अलग है और इन पे काम करने वाले लोग अलग है, आप दोनों एक ही हो, फिर आप इसके लिए क्या हो जाओगे, लाइबल हो जाओगे। बात समझ में आई? जी पॉइंट क्या लिखा है, एग्जाम्पल अनदर दे रखा है, कपिला केस दिख रहा है बच्चा? कपिला केस क्या बोल रहा है, पेटिशनर होल्ड एलिज स्टेट ऑफ बिहार, बिहार स्टेट नॉट सेट, ध्यान दो, नॉट पेड सैलरी टू इट्स एम्प्लॉय। समझो ये दूसरा एग्जाम्पल देके बस बता रहे, गवर्नमेंट कंपनी पीएसयू समझते हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू, इनके एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दी जा रही थी, ठीक है। कोर्ट ऑब्जर्व दैट जो स्टेट ऑफ बिहार है नॉट लाइबल डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द पीएसयू बट इट इज लाइबिलिटी अराइजिंग इट्स फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी फंक्शन ऑफ दीज अंडरटेकिंग। सीन ये था, आप जानबूझकर फेक फेक खर्चे दिखा रहे हो, सारी चीजें फेक दिखा रहे हो बस इसीलिए ताकि आपको क्या ना देना पड़े, सैलरी ना देना पड़े। उन्होंने भी केस मार दिया कि भैया आप जबरदस्ती के खर्चे दिखा रहे हो कि लॉस हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, आप ये फायदे वाली चीजें उन्हें बस नहीं देना चाहते, उनकी काम की चीजें उन्हें बस नहीं देना चाहते। एच पॉइंट फाइनली क्या बोलता है, कंपनी एब्यूज, एब्यूज बोले तो मिसयूज कर रही है। आपने किसी भी तरीके से कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को मिसयूज किया। इन्होंने आखिरी पॉइंट देके बस खत्म किया है कि हमें अगर पता चाहिए, ये सब तो एग्जाम्पल्स थे ना, ये सब एग्जाम्पल्स थे जो अलग अलग केसेस से आए। फाइनल कंक्लूजन ये है, अगर आप अपनी कंपनी की जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है उसको मिसयूज करते हो अनजस्ट इनइक्विटेबल तरीके से, तो हम मान लेंगे कि कंपनी अलग और आप अलग नहीं हो, आप हमारे लिए एक हो और जितनी लाइबिलिटी बनती है उसके लिए आपको है ना रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो ये थे सारी के सारी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। बात समझ में आ गई? एक बार इसे रीड करेंगे बच्चों, ये सब रीडिंग में जाएगा, एक ही बात को रिपीट करते जा रहे हैं। कॉर्पोरेट व्हील आपने क्यों किया है, ताकि आप क्या कर सको, कोई गलत काम कर सको। कंपनी को बस आप बार बार दिखा रहे हो और कंपनी की आड़ में, कंपनी के पीछे आप क्या कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। समझे? पक्का? अब यहाँ पे पूरा चैप्टर होता है आपका ओवर। कल इस चैप्टर की क्या रहेगी, रिवीजन क्लास रहेगी। और इसी चैप्टर का बच्चों कल मैं क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो मैं दिखाऊंगी। फर्स्ट, इस चैप्टर में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। दूसरा पार्ट अभी हमने सारे डॉक्ट्रिन पढ़े। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा डॉक्ट्रिन ही है। केसेस जो बनते हैं वो डॉक्ट्रिन के ही बनते हैं, सारे डॉक्ट्रिन इंपॉर्टेंट है। तो कल मैं सारे डॉक्ट्रिन के क्या करवाऊंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपकी तरफ से मैं क्या चाहती हूँ, घर से पूरा चैप्टर रिवाइज करके आना और सबसे पहले रिवीजन किसके करके आना बच्चे, ये चारों डॉक्ट्रिन के करके आना। डॉक्ट्रिन का रिवीजन अगर कर पाओगे तो जो मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाऊंगी ना, तो क्वेश्चन के आंसर भी आप कर पाओगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो होमवर्क क्या है, पूरा चैप्टर रीड करना जिसमें सबसे पहले आपकी रीडिंग क्या होनी चाहिए, डॉक्ट्रिन्स की, फिर उसके बाद बाकी रिमेनिंग। ठीक है, तो कल हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की सभा समाप्त। क्या बोले निकिता?